ठीक है, तो जब भी नेगेटिव मार्किंग उसमें आ जाए 2 डिजिट में, दैट मीन्स यू आर इन अ बहुत ज़्यादा डेंजर। ओके, बहुत ही ज़्यादा डेंजर में आप। सो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग 2 नंबर्स में, जिसकी है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है, उसको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, मैम हाँ बोल। मैम आपने बोला था कि आप गेम खिलाओगे कौन सी गेम खिलाऊंगी? संडे वाले दिन। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? मैम निशा। तनिष्का तनिष्का। ठाकुर। एस यस दिया था? मैम। मैम आपको भेजा तो था रिजल्ट। अच्छा, प्रतिभा मौर्य, मेरे को क्लास के बाद फोन कर लियो, कोई ना, कर लूंगी बाद में, ठीक है। मैम आपको याद नहीं रहा मेरा? बेटा बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट है ना, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं होगा, पर मेरे को भी याद आ गया, तूने रिजल्ट भेजा था। यस मैम। बेटा मैम पहले तो बच्चे, हाँ मैं गेम कब? एक बच्चे को तो नहीं खिला पाऊंगी ना जब तक सारे बच्चे थोड़ा ट्रैक पे ना है ना। गेम यस कहाँ से मैम। बीच में आ गई नेगेटिव मार्किंग में? हाँ स्मिता, मैम कॉल कर लेना तो मुझे 9 बजे फिर, ठीक है, पहले प्रतिभा कर लेगी फिर तुम कर लेना। ओके। मैम मुझे याद ही अभी आया कि आपने बोला था। अच्छा, तो नेगेटिव मार्किंग से बचने की सबसे बड़ी ट्रिक है कि तुमको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, इट्स अ फैक्ट, ये सच है। अगर हाँ तनिष्का, उसके बाद तुम कर लेना 15-15 मिनट के गैप से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं टीचर हूँ तो मैं बेहतर टीचर होंगी आज से 2 साल के बाद। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर ली ना तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, तो अब मैं बेहतर सीख गई। अब मुझे तुम्हारे बोलने से पहले ज़्यादा क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, एक्चुअल में ऐसे ही होता है, हम सीखते हैं, राइट। सो जो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है उसमें समझना पड़ेगा आपको, ये सबके लिए है। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे हैं ना, ये हट जाओ, ठीक है। कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे तो बायो आ गई है, अब तो मुझसे हो जाएगी, ये ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें मरवाएगा और कुछ नहीं, ये फैक्ट है। तो तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मत सोचो कि मेरा चैप्टर हो गया है तो अब मुझे लेक्चर लगाने की जरूरत नहीं है। देखो तुम खुद सोच के देखो, जो तुम खुद पढ़ते हो, तुमको पढ़ने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, वही चीज़ मैं तुम्हें 1 घंटे 15 मिनट में करवा रही हूँ, तो स्पीड बढ़ेगी ना? बढ़ेगी नहीं? Yes, बढ़ेगी, ma'am. राइट। अब वो चीज़ तूने कर ली, तो अगर मान लेते हैं तरुण का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तरुण ने पढ़ लिया पूरा पूरा ब्रेन, कहता मुझे सारा आता है, बहुत अच्छी बात है, मैं कहाँ क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ देखो आता, अच्छी बात है। लेकिन अब बात बता, तू रिवाइज भी तो करेगा ना। तेरे को क्या दिक्कत है अगर वो तू साथ में रिवाइज कर रहा है? तू तो 1 घंटे 15 मिनट की क्लास में बैठ जा, कॉपी पेन साइड में रख दे, कुछ मत कर, तू स्क्रीन पे एक बार देख ले मैं जो पढ़ा रही हूँ। जब मैं बोल रही हूँ कि ब्रेन की 3 लेयर्स हैं, तो तेरे दिमाग में उसी टाइम क्लिक हो जाएगा, पैड, पीएडी, राइट, वहां से पिया मैटर, डूरा मैटर, रेकोनाइट, इनकी बात करने वाली मैंने वही बात बोली, तेरी रिवीजन हो गया। बाई चांस मैंने वहां से कोई बात बोल दी फिर तुझे नहीं बता दी तो तेरा फायदा हो गया। और अगर मैंने ऐसी कोई बात नहीं भी बोली तो तेरी रिवीजन हो जाएगी ना। तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम हो गए ओवर कॉन्फिडेंट कि हमें ये चीज़ आती है तो हम सुन नहीं रहे। क्लास लगा लो, क्लास लगाने से कुछ सीख के जाओगे, ये गारंटीड है, कभी ऐसा नहीं होगा कि कुछ ना सीख के जाओ, चाहे तुम मॉरल वैल्यू सीख कर जाओ या कोई ट्रिक सीख कर जाओ, लेकिन सीख के जरूर जाओगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ दो, दैट वी नो एवरीथिंग, नो वन नोज एवरीथिंग। यार मैं बायो की टीचर हूँ, मुझे भी नहीं आती पूरी, मुझे नहीं लगता किसी को भी आती होगी, इंसान है हम, रोबोट थोड़ी है। रोबोट को भी उतना ही आता है जितना उसके सिस्टम में फीड किया जाता है, राइट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बढ़िया बात है, मेहनत करो, बढ़िया बात है, कहीं और से भी पढ़ रहे हो, बढ़िया बात है, मैंने तो कभी कहा भी नहीं कि तुम्हें, मैं खुला बोलती हूँ ना, नहीं समझ में आती हो तो किसी और से पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से समझ आ रहा है तो, या किसी और टीचर से समझ आता है तो, दोस्त से समझ आता हो तो, लेकिन पढ़ो तो सही। जब रिवीजन हो रही है तो रिवीजन सुन लो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। मैं अभी भी बता रही हूँ, जब टीचर रिवाइज करता है तो वो चीज़ें जल्दी होती है, लेकिन जब खुद रिवाइज करते हैं तो समय लगता है। और जितनी तुम रिवीजन करोगे पेपर में वो याद रहेगा जो रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको पहली चीज़ यार आना पड़ेगा, बी प्रेजेंट, बी रेगुलर, रेगुलरिटी लाओ यार। देखो किसी का प्री बोर्ड है कल, मैं उसको तो नहीं कह सकती, उसकी बात भी सही है, अब कल प्री बोर्ड है फिजिक्स का, यहाँ बैठ के बायो पढ़ रही हो, ऑब्वियसली उसका दिमाग खराब होगा, इंसान ही है। चल मान लिया तेरा प्री बोर्ड है, तेरा प्री बोर्ड लेकिन 10 दिन बाद है, तो आज बायो की क्लास क्यों मिस कर रही है? डजंट मेक एनी सेंस ना, राइट। तो बी रेगुलर यार, रेगुलरिटी बिल्कुल फर्क डालती है। अगर नहीं विश्वास होता तो कभी रेगुलरिटी में देखो जतिन में कितना फर्क है। जतिन जब से रेगुलर हुआ है, जतिन के परफॉर्मेंस में बहुत फर्क है, देखने को मिलता है। कितना फर्क है अनीश के आंसर्स देने में, अनीश के आंसर बहुत फाइन हो गया, वो बहुत जल्दी चीज़ों पे जंप करता है, जादुई शक्ति थोड़ी है उसके पास, उसकी रेगुलरिटी है जो उसकी परफॉर्मेंस में दिखती है। मीनाक्षी भी रेगुलरली आती है, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन उसके टेस्ट रिजल्ट्स बताते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो ये सब चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस में दिखती है, आपको शायद पता नहीं चलता, लेकिन रेगुलर रहो, रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नेगेटिव से बचो, नेगेटिव से बचना है।
नो नेगेटिव, हमें चल नो नहीं, तुम लेस करो नेगेटिव को। नेक्स्ट नेगेटिव को कैसे करोगे? क्वेश्चन देख के मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, इतना पता चल जाता है ये क्वेश्चन कितना आता है। या तो तुमको 100% आता है, सही है वो आंसर, वो तो करना ही करना है, इसको तो हमने करना है। फिर आता है एक 75% वाला क्वेश्चन, ठीक है। जब तुम्हें 100% वाले क्वेश्चन हो गए ना बायो में सारे, अभी तुमको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन बहुत कम है लगता है, तब तुम 75 पे रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ पर रिस्क लेना डिपेंड करके, मान लो मेरे को 15 क्वेश्चन ही करने थे और मेरे को मिल गए हैं 12 क्वेश्चन जो बिल्कुल सही है, तो मैं फिर रिस्क वाले क्वेश्चन नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं बोले 15 क्वेश्चन करने थे, मेरे सिर्फ 5 ही सही हुए, तब मैं रिस्क वाले थोड़े बहुत छेड़ूंगी, राइट। तो रिस्क वाले क्वेश्चन होंगे जहाँ तुम्हें 75% डाउट है कि लगता है यार ये आंसर सही हो सकता है, बाकी ऑप्शन का सेंस नहीं बन रहा। फिर आते हैं 50% वाले, सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, ये बिल्कुल नहीं करने यार, ये छोड़ दो। 50-50 लग रहा है आंसर ए है या बी है, मत करो ये सबसे ज्यादा डुबाते हैं। और ये जो 25% वाले जिसमें तुम्हें लग रहा है कि ये एक ऑप्शन मुझे पता, बाकी मुझे ऑप्शन ही नहीं पता, मैंने ये मुझे लगता नहीं है कि यहाँ के होंगे, मत करना वो। तो तुमको कुछ पता तो है नहीं, क्वेश्चन का मुंह उठा के कर रहे हो यार, जब तुमको पता नहीं है उसको छोड़ के आगे चलो ना। हो सकता है तुम्हें फिजिक्स के 2 ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो तुम्हारे मार्क्स बना दे, खामखा इसमें टाइम वेस्ट किया। तो अंडरस्टैंड दिस कि आपको इस पे खेलना है, 100% वाले पे खेलना है पहले तो। और 75% तब करना है जब बिल्कुल कुछ ना बने। तुम यार 100% वाला करोगे, तुम्हारा हो जाएगा पेपर, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ अपनी नेगेटिव मार्किंग आज अपने पेपर में, जिन बच्चों ने पेपर दिया था, जिन्होंने मार्क्स को वैसे लिखा था जैसे मैंने बोला था, एक बार निकाल के देखना नीचे, अगर तुम सिर्फ नेगेटिव वाले क्वेश्चन हटा दो, फिर तुम देखना तुम्हारे पॉजिटिव का नंबर कैसे बढ़ जाते हैं, बहुत आराम से बढ़ते हैं। ओके, सो नेगेटिव मार्किंग से तुम्हें बचना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है चीटिंग। यार तुमको क्या लगता है तुम ऑनलाइन में चीटिंग करोगे हमें पता नहीं चलेगा? पागल थोड़ी है हम यार, कमाल है। तुम पता है इतनी उम्र तो हो गई है कि देख के पता चल जाता है। माना मैं तुम्हें देख नहीं सकती, या कपिल सर देख नहीं सकते, सुनील सर देख नहीं सकते, आलम सर देख नहीं सकते, इसका मतलब ये थोड़ी ना बेवकूफ़ है। तुम चीटिंग करके पेपर कर रहे हो, तुम पूरे पूरे नंबर ला रहे हो, हैं चीटिंग करके पेपर कर रहे हो, तुम 70s में नंबर ला रहे हो, हमें पता नहीं चलेगा? बात बता, जब हमें पता है कि पेपर में कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे डाले हैं जो नहीं सॉल्व होंगे, तुम्हारे सही सही आंसर आ रहे हैं बिल्कुल, तुम बहुत जीनियस हो। और अगर तुम इतने जीनियस हो तो तुम्हारे बात करने से, क्लास में पार्टिसिपेशन से भी पता चल जाएगा ना। लेकिन वो तो नहीं आ रहा है। तो अगर मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछूं जो मैंने खुद डिजाइन करा है, तो वो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन तुमको प्रीवियस ईयर नीट में मिल रहा है वो तुमसे सॉल्व हो रहा है। अब या तो तुम बहुत कमाल के जीनियस हो कि तुम सिर्फ नीट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम गूगल चला रहे हो। तो मुझे बताओ इन एनी केस नुकसान किसका है? मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ है ना। अभी मैं तुमको इस फरवरी पढ़ाऊंगी, मार्च पढ़ाऊंगी, अप्रैल पढ़ाऊंगी, मई में तुम पेपर दे के चले जाओगे, फिर नया बैच आएगा तो मुझे नया बैच मिल जाएगा, मुझे इस बैच से रैंक भी मिल जाएगा। हर साल बच्चे आते हैं, हर साल रैंक लेकर आते हैं, तो नया बैच नहीं हमारे लिए, तो रेगुलर हमारा काम है ये। लेकिन चीटिंग करके नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी कुछ सीखने की, तुमने सीखी नहीं, गूगल करके तुमने आंसर कर दिया। सोच अगर तुम वो क्वेश्चन गलत कर देते, तुम उसको जब देखते तो तुम उसे सही कर पाते। तुमने सारे क्वेश्चन चीटिंग में किए। अब मैं जब पेपर एनालिसिस भी कराऊंगी ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, क्योंकि तुमको पता तुम चीटिंग करके कर लोगे, लेकिन फाइनल पेपर के दिन नहीं कर पाओगे चीटिंग। इट्स अ फैक्ट। लक की भी कोई चीज़ होती है ना? तो नो चीटिंग, और योर चॉइस, जो करना करो, मेरे को क्या। अगर तुम इससे खुश हो कि तुमको झूठी अप्रिसिएशन मिल रही है चीटिंग करके, तो भाई तुम कर लो। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज से 10 साल के बाद शायद ही हम कभी कभी मिले कहीं पर, तो मिलेंगे भी तो मुझे ये थोड़ी याद रहेगा तेरे कितने टेस्ट में नंबर आए थे। मुझे बस ये याद रहेगा कि तुमने मेहनत करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लिया, मैंने कुछ अच्छा कर लिया, तो किसी अच्छे मोड पे मिलेंगे, साथ में बैठ के चाय पियेंगे। इतनी ही इंटरेक्शन होती है रियल लाइफ में, और कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टा पे पोस्ट चल जाएंगे और वो भी पुराने हो जाते हैं, ठीक है। तो मैम चीटिंग आप तो करना चाय छोड़ दो, पीते ही नहीं हो। चीटिंग करना छोड़ दो। जब मैं बात ढंग की कर रही हूँ ना, तो बीच में मत बोला कर, समझ आई? तो चीटिंग करना छोड़ दो, इससे तुम्हें ही नुकसान है। रेगुलर हो जाओ, तुम्हें ही फायदा है, मुझे कुछ नहीं है, मेरे को पूरी सैलरी मिलती है क्लास लेने की, ठीक है। और नेगेटिव से बचो, ये है तुम्हारा कंसर्न। और ये तभी सॉल्व होगा जब तुम ईमानदारी से बैठ के हिम्मत करके टेस्ट दोगे, और हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। हर रोज 10 क्वेश्चन भी लगाओगे फिजिक्स के, तो 6 दिन में 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चंस एक हफ्ते में निकल गए तुम्हारे। 6 दिन लिया, संडे छुट्टी दे दी मैंने तुम्हारी, और महीने में 4 हफ्ते होते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं, समझ आई? ये तो मैम। इस इसका ये ध्यान मैम। रखना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं समझा दिया। मैं तो देखो फोर्स में करती नहीं, तुम हो बड़े बच्चे, कॉलेज वाले जाने वाले हो गए, अब तुम इतने छोटे नहीं हो कि मैं तुमको समझाऊंगा ऐसे करना है, और तुम इतने बड़े भी नहीं हो कि मैं तुम्हें तुम पे छोड़ दूँ। तो मैंने एक बार लेक्चर दे दिया, बाकी भाई तुम्हारी मर्जी है।
मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है जब कोई मेहनती या कोई पोटेंशियल जिसमें दिखता है ये कर सकता है, फिर वो ना करे ना, दुख होता है, और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, रिस्क मनीषा, रिस्क मीन्स जैसे कोई क्वेश्चन है, ABCD ऑप्शन है तेरे पास, ठीक है, तुझे पता है कि इसका आंसर डी हो सकता है, ओ सॉरी, तुझे पता है कि इसका आंसर डी हो सकता है, बी और ए तो नहीं हो सकता, तू पूरा पूरा श्योर है बी और ए तो पक्का नहीं हो सकता, बिल्कुल ही, मतलब इससे सेंस ही नहीं बनता, या तो डी हो सकता है, और सी की तुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है, नॉलेज नहीं है मुझे, यार ये टर्म नहीं सुनी मैंने। अब जहाँ नॉलेज नहीं है ना, वहाँ डर लग गया कि मुझे लग रहा है डी आंसर है, लेकिन मुझे सी पता नहीं है क्या है, सी ना निकला है, तो ये होता है 75% वाला क्वेश्चन कि अब मैं इस पर टिक करूँ या ना करूँ। तो अगर तुझे 100 वाले क्वेश्चन मिल गया जहाँ पे तू पूरी पूरी श्योर है, तो इस वाले क्वेश्चन को टिक करके रख ले, गोला बना के रख ले, बाद में देखूंगी मैं इसे, ठीक है, लेकिन स्पीड बना के रखियो, नहीं तो बाद में ये क्वेश्चन कर नहीं पाते हम। फिर भी अगर तुझे लगे बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी है कि नहीं यार पेपर भी कर ले, सारा कर ले, मेरा मैं अभी भी कह रहा शायद यही है, तो मैक्सिमम 1 या 2, 1 और 2 क्वेश्चंस होंगे जो 75% वाले तो टिक करेगी, अदरवाइज उनको छोड़ेगी। ठीक है, तो 75% वाले 1 या 2 क्वेश्चन तब करियो जब तुझे मतलब ऐसा लगे कि नहीं यार यही होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। तो ये था 75% वाली कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट है। वर्क ऑन योर नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो हम लोग कर रहे थे लास्ट लेक्चर में ब्रेन, है ना। यस मैम। यस मैम। तो ब्रेन के अंदर हमने ब्रेन सारा कर लिया, लेकिन मैं तुमसे एक चीज पूछना भूल गई कि जब हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट करी थी तो मुझे बताओ 3 जर्म लेयर बनती थी ना, क्या नाम होता है उनका? 3 जर्म लेयर जिससे पूरा बच्चा बनता है। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंड मेसोडर्म। एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म, है ना। तो बेटा ब्रेन किसकी मॉडिफिकेशन है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैम एक्टोडर्म। हाँ, एक्टोडर्म से बनता है ब्रेन और एक्टोडर्म से बनता है स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं कह सकती हूँ एक्टोडर्म से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना, यस यस मैम। और एक्टोडर्म से मैम। हमारा एपिडर्मिस भी बनता है। तो बेटे एपिडर्मल जो लेयर है ना बॉडी की, वो भी एक्टोडर्म से बनी है, बाहर वाली लेयर से। ठीक है, तो जो बेबी होता है ना, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रेन जब डेवलप होना स्टार्ट होता है तो एक्टोडर्म से हुआ, राइट। तो ये पूरा रीजन मैं क्या लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक लगाती हूँ, तो ये सब कुछ अंदर है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म के अंदर ना अगर आप देखोगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें देखते हैं कि आपको ऐसे सर्कल दिखाई देते हैं, 3 ऐसे गोले दिखते हैं और नीचे पाइप जाती दिख रही है, दिख रहा है? यस यस मैम। मैम आपकी आवाज लैग हो रही है। लैग हो रही यस है? मैम, आपकी वॉइस ना No, लैग ma'am. हो रही है। मैम ऐसा क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। रुको, करती हूँ सेट। अब हुई ठीक? यस मैम, अब ठीक है। यस मैम। ऑलराइट, अब आ रही है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओ, मेरा एक्चुअली हेडफोन ना टूट गया, नीड वन मोर हेडफोन, वायरलेस भी टूट गया मेरा, हद हो गई। तो देखो, अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में है ना, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना तुमको 3 ऐसे सर्कल और एक नीचे पाइप सी दिखेगी, इससे हमारा ब्रेन बनेगा। तो मुझे बताओ आगे वाले ब्रेन का क्या नाम होता है? 4 ब्रेन। 4 ब्रेन। तो 4 ब्रेन अडल्ट में किससे मॉडिफाई होके बनता है? प्रोसेफेलॉन। ठीक है, सो देखो क्या होता है, ये जो सर्कल्स है ना, ये बेसिकली अब मॉडिफाई होके ब्रेन बना रहे हो, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन बना रहे हैं। ठीक है, प्रोसेफेलॉन से बनेगा आपका मॉडिफाई होके 4 ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन से मॉडिफाई होके क्या बनेगा? मिड ब्रेन। ब्रेन। एम से मैं याद कर सकती हूँ, है ना। और रोम्बोसेफेलॉन से मॉडिफाई होके क्या बनेगा? हाइंड ब्रेन। ब्रेन। हाँ, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो आपको ना ये ज्यादा से ज्यादा टर्म पूछ सकते हैं, तो प्रो से तुम याद रखना 4 ब्रेन, आगे वाला है ना प्रो, तो प्रो मतलब 4। एम से आपको मिड ब्रेन याद रह जाएगा, जो बहुत ही अजीब सा था, वो रोम्बोसेफेलॉन था, दैट इज हाइंड ब्रेन। समझ आया? मैम, हाँ, ये प्रोसेफेलॉन होता क्या है? प्रोसेफेलॉन इनिशियल फॉर्म है ब्रेन की। जो 4 ब्रेन तेरा पूरा बना है ना, इनिशियली उसके जो सेल्स थे ना, उनको प्रोसेफेलॉन कहते थे। अभी वो मॉडिफाई हो रहे हैं और ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं और न्यूरॉन बन रहे हैं और मॉडिफिकेशंस हो रही है, कनेक्शन बन रहे हैं। तो इनिशियल जो फेज थी उसको प्रोसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, ओके मैम। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है और ये बड़ा वाला अडल्ट, एक मैच्योर ब्रेन। ओके, तो ये Yes. टर्म मैक्सिमम आ सकती है क्योंकि ब्रेन आउट ऑफ सिलेबस बहुत आता है, तो ये टर्म देख लेना। ठीक है, चलो आगे।
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज, अब हमारी बॉडी में कुछ एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ठीक है। एक्साइटेबल सेल्स जो होते हैं जिनको हम एक्साइट कर सकते हैं, एक्साइट करने का क्या मतलब है, देखो कोई भी सेल है ना, उसके आसपास पड़े होते हैं आयंस। एक्साइटेबल सेल्स वो वाले सेल्स हैं जिनके आसपास आयंस पड़े हैं, और वो आयंस इधर से उधर मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सेल एक ऐसा लगता है कि इसमें से करंट जैसा पास हो रहा है, ठीक है। तो जो एक्साइटेबल सेल्स हैं हमारी बॉडी के दो, दैट इज न्यूरोनल सेल्स या न्यूरॉन सेल्स और मसल सेल्स। सो आपको एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक्साइटेबल सेल कौन से है, न्यूरॉन के सेल या मसल सेल। आज हम जिस पे फोकस करेंगे वो न्यूरॉन के सेल्स होगा, ठीक है। Yes. Yes, ma'am. बता देना स्पीड ज़्यादा होगी हो तो आओ न्यूरॉन पढ़ते हैं। न्यूरॉन किसका फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट? Nervous system. नर्वस सिस्टम का है ना, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को पढ़ ले क्योंकि इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बहुत सौखा क्वेश्चन आता है। पहले तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. बोल लो एनसीईआरटी, पेंसिल उठा लो। बोली Yes, ma'am. आ जाओ भाई। Yes, ma'am. चलो भाई, अब मैं जहाँ जहाँ पॉइंटर करूंगी वहां ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है, ये पहला एक पूरा न्यूरॉन है। इसका ये वाला एरिया जहाँ पे आपको ये सर्कल दिख रहा है और उसके आसपास ये फिंगर लेग प्रोजेक्शंस बड़े से दिख रहे हैं, वैसे फिंगर लेग तो नहीं होते, इसको हम कहते हैं सोमा, SOMA सोमा। इसी को हम कहते हैं सेल बॉडी और इसी को हम कहते हैं पेरिकैरियन, ठीक है। तो इनमें से कोई भी टर्म आ सकती है, कंफ्यूज तो नहीं हो गया अब? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तीनों टर्म हमने लिख ली, बहुत बढ़िया। अब ये जो सेल बॉडी होती है, कभी कभार वो डेंड्राइट्स मेंशन नहीं करते, तो जो सेल बॉडी होती है ना, देखो लाइन खींच रही हूँ ध्यान से देखना, इसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे एक्सटेंड होके ये बना रही है ना, एक्सटेंशंस। इन एक्सटेंशंस को हम बुलाते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, ऑलराइट। तो इन एक्सटेंशंस का नाम है डेंड्राइट्स। अब देखो ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होगा, तो इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसका नाम क्या होगा, हम उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, इसके सेंटर में आपको सर्कल दिख रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. सेंटर का सर्कल्स क्या है बेसिकली, Nucleus. Nuclear. न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल कैसे है, N या 2N? 2N. 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 2N क्यों, क्योंकि नर्व सेल सोमैटिक सेल है ना, जर्म सेल थोड़ी है जो N हो जाएगा, सो इट इज अ 2N। एक ये क्वेश्चन बनता है। अब तुमको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं रेड कलर के, देखो Yes, ma'am. कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें डॉट्स, लोकेशन क्या है? Cell body के अंदर. हाँ, डेंड्राइट्स पे दिख रहे हैं। Yes, ma'am. हाँ, तो ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, इनका स्पेशल नाम है, इन्हें हम बनाते क्या बुलाते हैं, निजल ग्रेन्यूल्स। देखा यहाँ लिखा हुआ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स हैं निजल ग्रेन्यूल, जो आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये बात लिख लो क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है नीट का, कि आपको मिलते हैं ये सेल बॉडी में, एक्सेप्ट साइट डेंड्राइट लिख देते हैं, तो याद रखना सेल बॉडी में भी है और डेंड्राइट्स में भी है। और ये होते क्या है, ये मॉडिफिकेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो अगर ये मॉडिफिकेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करता है? Protein synthesis. हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक करता है ना, तो बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन करते हैं, ठीक है। आगे है डायग्राम में, डोंट वरी। चलो ऊपर वाला सिग्नल, अब बताओ अगर ये न्यूरॉन है तो ये सिग्नल लेता है ना, किसी से सिग्नल लेता है, किसी को देता है। तो न्यूरॉन सिग्नल लेता किस पार्ट से है? न्यूरॉन ऐसा नहीं है मैं सिग्नल इसको कहीं पे भी डाल दूँ या रिसीव कर लेगा, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे खाना है तो खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे अगर मुझको खाना खाना है, अभी ये मैं चाय पी रही हूँ तो मेरे को बताओ, चाय हाथ पे डालूंगी तो पेट में चली जाएगी? No, No, ma'am. No, ma'am. फिर मुंह में डालनी पड़ेगी ना चाय। यहाँ के खोल के डाल लूँ पेट में चली जाएगी, पागल हो क्या? तो वैसे ही न्यूरॉन कहीं से भी सिग्नल नहीं ले सकता, वो सिर्फ एक जगह से सिग्नल लेगा, दैट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ना होते तो सेल बॉडी से लेता, तो डेंड्राइट्स वो होते हैं जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे रिसीव स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस Environment. मतलब कोई भी सिग्नल, कोई भी मैसेज बाहर से, ठीक है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे डोरबेल बजी, बाहर से एक सिग्नल आया ना मेरे कानों में कि वहां पे आवाज आई है, अब मुझे वहां जाके देखना है। वो अलग बात है कि मैं वेट करूंगी कि जो डोरबेल बजा रहा है चला जाए, फिर भी 3-4 बार बजेगी तब जाके मैं बोलूंगी हाँ मुझे सुना नहीं। मैं ऐसे ही करती हूँ। अक्सर लोग चले जाते हैं।
पड़ोसी मेरे, खैर अरे रिकॉर्डिंग है। ओ तो स्टिमुलस होता है कोई भी बाहर से सिग्नल आया उसको स्टिमुलस कहते हैं। तो कोई भी सिग्नल न्यूरॉन डेंड्राइट्स पे लेगा। ठीक है, चलो अब नीचे चलते हैं। नीचे मेरे घर के नीचे नहीं, इधर आओ। ये नीचे बीच में पाइप जाती दिखाई दे रही है तुमको? Yes, ma'am. पूरे को कहते हैं एक्सॉन। यस मैम। एक्सॉन के साथ एक यूनिवर्सल बात है, याद रखना, ऑल न्यूरॉन ऑलवेज हैव जस्ट वन एक्सॉन। देखो उसके पास बाकी सब चीजें वेरी कर सकती है, सब कुछ नंबर वेरी कर सकते हैं, लेकिन एक्सॉन एक ही होता है। ठीक है, एक्सॉन एक ही होगा, चाहे और कुछ हो या ना हो, एक्सॉन एक ही होगा। ठीक है, अब ये जो एक्सॉन है सेंट्रल है, ये सेंटर से जा रहे हैं, इसको एक्सॉन कहते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर करो। ठीक है, अब एक्सॉन के बीच में तुमको दिख रहा है आसपास इसके गद्दे से लगे हुए हैं, वैसे बीच बीच में स्वेटर पहने हैं इसने, है ना? यस मैम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो एक शीट सी बनी हुई है इसे हम बुलाते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट की बड़ी खास बात होती है क्या, कि ये काम करता है एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, अच्छा, तारों में से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कैसे? क्या तैरता है उसमें? पानी तैरता है या क्या? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्टली। तो जो एक्सॉन्स है वो भी सिग्नल, मतलब जो न्यूरॉन है वो भी सिग्नल आयंस की मूवमेंट से लेकर जाते हैं। सो दीज आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स, मतलब कि इसके आसपास कोई आयन नहीं जा सकता। आयन जब मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या बात कर रही हूँ, जैसे लाइक सोडियम, पोटेशियम, इसके आसपास नहीं जाता, यहाँ पे कोई चैनल नहीं है। सो ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स हैं। दूसरी चीज, ये देते हैं इसे कलर, एक्सॉन को व्हाइट। तो जहां पर भी माइलिन शीट होगी वो व्हाइट दिखेगा, इसलिए ब्रेन में व्हाइट मैटर दिखता है ना तुम्हें। Yes, ma'am. Yes, और ये ma'am. किससे बने Yes, होते हैं? ma'am. कॉम्पोजिशन क्या है Yes, इनकी? ma'am. मेन इनकी मेन Glycolipid. कॉम्पोजिशन, Fats. हाँ याद करो जब फूड वाला पार्ट किया था हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, वो कौन सा स्ट्रक्चर था तो व्हाइट व्हाइट दिखाई देता था? Axon. Starch. देखो मैंने बहुत बड़ा खुल के क्वेश्चन पूछ लिया। जब हम डाइजेशन वाला पार्ट कर रहे थे और हम एब्जॉर्प्शन कर रहे थे फूड की, तो वहां पे वो कौन सा स्ट्रक्चर था तो मैंने कहा था व्हाइट व्हाइट दिखता है, क्योंकि उसमें इस चीज की एब्जॉर्प्शन होती है। लैक्टियल, स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टियल। वेरी गुड। किसने बोला था ये? युवराज। हेमराज, वेरी गुड। स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टियल बनाए थे मैंने कहा था व्हाइट, सेंटर से ये व्हाइट दिखते हैं क्योंकि ये फैट एब्जॉर्प्शन करते हैं, राइट? तो देखो जब फैट से चीज बनी थी इसलिए ये भी व्हाइट व्हाइट दिखता है, क्योंकि माइलिन शीट भी ग्लाइकोलिपिड और फैट से बनी है। ठीक है, याद रहेगा। Yes, ma'am. अब यहाँ पर इधर देखो, ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है। इस पिक्चर में बहुत अच्छे से नहीं है, आगे दिखाऊंगी। तो जहाँ पे वो एब्सेंट है उसको हम बुलाते हैं नोड। किसके नोड्स है वो? Runway. रैनवियर। ठीक है, ये रणवीर सिंह नहीं है, रैनवियर है, पर आप रणवीर सिंह बना सकते हैं। तो यहाँ पे रणवीर सिंह जी है, और जहाँ रणवीर सिंह है वहाँ पे और कोई चीज नहीं आ सकती, वो खुद एनर्जेटिक है। ठीक है, तो रणवीर सिंह जी अकेले हैं। तो नोड्स ऑफ रैनवियर वो जगह होती है जहाँ पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज गेटेड चैनल्स मिलते हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको मैक्सिमम दरवाजे मिलते हैं जिससे आयंस इधर से उधर जा सके। इतनी बात क्लियर अभी के लिए? यस मैम। ये माइलिन शीट बनाई किसने थी? एक्सॉन ने। एक स्पेशल सेल्स है जिन्हें हम बोलते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, तो श्वान सेल ने बड़े शान से माइलिन शीट बनाई और एक्सॉन के आसपास घुमा दी। ठीक है, Yes, ma'am. तो Yes. इन्होंने इसे बड़े ही शान से बनाया है। और क्योंकि श्वान सेल पड़े हैं तो माइलिन शीट बनेगी ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे भी एक्सॉन्स होते हैं जिसपे श्वान सेल बने हैं लेकिन माइलिन शीट नहीं बनाते, कहते नहीं बनाएंगे, हमारी मर्जी, पढ़ेंगे अभी आगे। इतना स्ट्रक्चर क्लियर है अभी सबको? Yes, ma'am. पहला था सोमा, दूसरा था एक्सॉन, और तीसरा था एक्सॉन टर्मिनल। बेटा जब एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचते हैं ना तो वो गब्बू से हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये देखो, पहले तो इनकी बाइफर्केशन होगी, उसके बाद ये बहुत सारे इन्होंने ब्रांचेस बना लिए और नीचे से ऐसे गोला सा बना लिया बल्ब जैसा। इन बल्ब को हम बोलते हैं एक्सोनल नोब्स। और एक्सोनल नोब्स बड़ी स्पेशल होती है क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हैव वेसिकल। इनके पास छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। दूध की थैली देखिए घर पे, आते हैं थैली वाला दूध घर पे किसी के? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, वो दूध की थैली होती है ना, वैसे यहाँ पे थैलियां पड़ी होती हैं और उसके अंदर क्या पड़ा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ही है जिसने सिग्नल कंडक्शन आगे करना है। ठीक है, तो इनके पास वेसिकल होते हैं फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। इतना क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, तो अब अगर ma'am. क्वेश्चन आएगा इसको लेबल करने का Yes, तो कर ma'am. लोगे?
Yes, मैम बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। खाली पेज, वाह। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये देखो, ये बहुत ही डरावना सा डायग्राम है, किसका? बंटी का। ठीक है, लेकिन बंटी को हम आंखें वांखें नहीं देख रहे हैं, हम उसको अंदर, उसकी बॉडी के अंदर देख रहे हैं। जैसे दिव्य शक्ति आ गई हमारे अंदर, हम उसको बॉडी के अंदर देख रहे हैं, और जितना हमें देखना है उतना ही देख रहे हैं। तो हमने देखा कि ये जो हमारा बंटी है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा है, किससे बना होगा? yes, ma'am. Yes, ma'am. Brain and spinal cord. Spinal cord. अच्छा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? Motor and Motor and sensory. भाई मोटर एंड सेंसरी तो यहाँ भी होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ये नर्व से बना होता है ना? ये सारी नर्व्स जो जा रही है ना? Yes, ma'am. तो बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो श्वान सेल्स होते हैं वो माइलिन शीट बनाते हैं। मतलब जो मैंने पीछे अभी देखा था न्यूरॉन, ये वाला, ये न्यूरॉन कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये न्यूरॉन पड़ा होगा पीएनएस का, ठीक है, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही श्वान सेल्स है जो माइलिन शीट बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेरे दिमाग में और मेरी स्पाइनल कॉर्ड में कौन है जो माइलिन शीट बना रहा है? तो वहां पे माइलिन शीट श्वान सेल्स नहीं बनाते। देखो जो शान से रहने वाले सेल है, कोई शान से बैठा तो कैसे बैठेगा? चौड़ा होकर बैठेगा ना, बिल्कुल। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स हैं जो माइलिन शीट बना रहे हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो बैठे हैं उनका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर स्पेशल सेल्स जो बनाते हैं माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन्स। इतनी बात क्लियर? yes, ma'am. Yes, ये है इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन, देख लिया? ma'am. Wait. वेट तो मेरा काफी टाइम से चेक नहीं करा। जिस हिसाब से मेरे मम्मी सुबह पराठे खिला रही है, मुझे लगता है बढ़ गया होगा। डन मैम। मैम एक बार रिपीट कर दो इसको. कि बेटा एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरी मतलब जब तू एकदम शांत से बैठा है, तूने टेस्ट वेस्ट देख दिया, अब तू घर वालों को एटीट्यूड दिखा रहा है, मैं पढ़ लिया, है ना, जब तू ऐसे शांत से बैठा होता है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है ना, वो माइलिन शीट कौन बनाता है? उनकी श्वान सेल्स बनाते हैं। तो जो तूने पीछे डायग्राम किया है ना, कि पीएनएस का न्यूरॉन था, ठीक है, तो ये कुछ नहीं बता रहे, ये बोल रहे कि ये न्यूरॉन के आसपास जो माइलिन शीट बनी है ना, श्वान सेल्स ने बनाई है, जैसे कि तूने हमेशा से पढ़ा है। ओके, Yes, ma'am. लेकिन ये कहाँ बनाई है? तेरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन जो तेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर श्वान सेल्स नहीं आते, क्योंकि तुझे सीधा तो ऐसे बैठना पड़ेगा ना, फिर तू ऐसे शांत से नहीं बैठ सकता। तो जहाँ शांत से नहीं बैठ सकते वहाँ श्वान सेल्स भी नहीं आते। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारे एक्सॉन के आसपास माइलिन शीट तो होती है, लेकिन उसको कोई और बनाता है, और उसको बुलाता है कौन? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। डंडे पड़ते हैं ना, तभी तुम सीधे होकर बैठते हो, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट, डंडो से याद रख लेना। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर द सेल्स व्हिच फॉर्म माइलिन शीट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गॉट इट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बेटा डंडे के नाम से तो कुछ आ ही जाना था, समझ। देखो यही डायग्राम कितने प्यार से मोहब्बत से बनाया मैंने। तो डेंड्राइट रिसीव करते हैं सिग्नल, यहाँ से मैं ये कहना चाहती हूँ। ज़्यादा मेहनत कर ली मैंने इस डायग्राम में, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन के ऊपर भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका स्पेशल नाम है, तुमको याद है? न्यूक्लियस था, सेल वाला चैप्टर के एक ज़माने में पढ़ा था। न्यूक्लियस की जो सेल वो थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, क्या बुलाते थे हम उसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो लिक्विड होता था साइटोप्लाज्म, उसको क्या बुलाते थे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि स्पेशल स्ट्रक्चर था तो स्पेशल नाम था। सेम चीज एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल बॉडी की नहीं भाई, सिर्फ एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम बुलाते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, पीएम इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? बस नाम है, ये टर्मिनोलॉजीज आती है नीट में ना, तो ये तंग करती है, इसलिए नाम करना जरूरी है। ये बात समझ आई तुझे? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. न्यूरॉन की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको मैं बुलाऊंगी एक्सोनिमा, नाम है इसका। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको मैं बुलाऊंगी एक्सोप्लाज्म। इतना क्लियर? यस मैम। अब है कि एक्सॉन क्या करता है। एक्सॉन सिग्नल ऐसे लेकर आ रहा है, कैसे, किस डायरेक्शन में लेकर आ रहा है? तो सिग्नल आता है डेंड्राइट से, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगा और यहाँ से ट्रेवल करके जाएगा वो एक्सॉन से। तो एक्सॉन से सिग्नल हमेशा अवे जाता है, तो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है वो, ठीक है। रिसीव नहीं कर सकता वो सिग्नल को बाहर से। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मैंने अपने हाथ पे प्रेशर डाला है, तो मेरे न्यूरॉन ने पकड़ा होगा ना इस सिग्नल को, मेरे ब्रेन को बोला होगा कि हाथ में प्रेशर डाल रहा है भाई, हट जाओ नहीं तो चोट लग जाएगी।
जब मैंने प्रेशर डाला तो एक्सॉन नहीं इसे रिसीव कर सकता, करेंगे डेंड्राइट से रिसीव, डेंड्राइट से सिग्नल जाएगा एक्सॉन में और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा, एक्सॉन और नोड्स में। ये बात क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। भाई समझ आ रहा है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या समझ आ रहा है? ओह अच्छा, नाइस। चलो आगे चलते हैं फिर। ओहो कितनी मेहनत करी मैंने। निजल ग्रैन्यूल्स की ये पिक्चर ले लेना, ये याद रह जाएगी। निजल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं? निजल ग्रैन्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, किससे बने हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम से बने हैं, ठीक है। फ्री राइबोसोम वो राइबोसोम्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे नहीं हुए हैं, ये न्यूक्लियस के ऊपर लगे नहीं है, वेले घूम रहे हैं। फ्री राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे निजल ग्रैन्यूल बोलते हैं। नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। एक तो ये बना किससे है, ये काम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और तीसरा क्वेश्चन, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सेल बॉडी में भी है, वैसे तो सेल बॉडी पूरे को भी कहते हैं, लेकिन सेल बॉडी में भी है और डेंड्राइट्स में भी है, स्पेसिफिकली याद रखना, ठीक है। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं कि दो टाइप के न्यूरॉन्स आपको मिल जाएंगे। देखो बहुत डिविजन्स होती है उनकी, एक बार मैं तुम्हें क्विकली करा रही हूँ, सारी थ्योरी इसमें लिखी है, प्रेजेंटेशन भेजूंगी वहां से उतार लेना, बस समझ लो, ठीक है। तो थोड़ा सा कष्ट होगा बट इसके बाहर क्वेश्चन नहीं फिर बनता। ओके तो देखो न्यूरॉन दो टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट है या नहीं है। तो एक बचा रहे नंगू पुंगू न्यूरॉन है, ठीक है। इस नंगू पुंगू न्यूरॉन, अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाऊंगी तो 6 साल लग जाएंगे मुझे, रुको भाई। ये रहा कुचू 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 सूरज की किरणों वाला। ये है हमारा नंगू पुंगू न्यूरॉन जिसको कपड़े नहीं दिए, तो इसको हम बुलाएंगे नॉन माइलिनेटेड। और एक है जिसको हमने कपड़े दे दिए, उसको क्या बुलाएंगे? Myelinated. हाँ। हमने यहाँ पे ये बात नहीं करी है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट ने बनाया या शॉन सेल ने बनाया, ये बात ही नहीं कर रहे हम, कह रहे वो बात है बाद में। लेकिन ये तो समझ लो, एक को नंगा बिठा दिया, एक बेचारे को कपड़े पहना दिए, शुक्र है। तो जो माइलिनेटेड है उसमें सिग्नल कंडक्शन कैसे होती है? फास्ट होती है। अब जैसे मैं तुम्हें कंडक्शन पढ़ाऊंगी तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। अभी के लिए समझ लो कि जिसको कपड़े पहनाए हैं, जिसको कपड़े पहनाए हैं ठंड में, उससे बातचीत आप आराम से कर सकते हो। जिसको ठंड में कपड़े नहीं पहनाए हैं आपने, वो पहले ही काँप रहा है, उससे क्या बात करोगे? तो सिग्नल कंडक्शन, आपने उसे कुछ बोला और उसने वो कोई काम किया, जिसने अच्छे से गर्म कपड़े पहने वो कर पाएगा, जिसको नंगू पुंगू खड़ा किया वो कोई काम नहीं कर पाएगा, पहले कपड़े दो, ठीक है। तो सिग्नल कंडक्शन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड। पहली बात क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. याद रखना, ऐसा मत कहना कि मैम हमने पेपर दिया था तब गर्मियाँ चल रही थी तो हम ये एग्जाम्पल्स लगा नहीं पाए, ऐसा मत करना है। उसके बाद जो माइलिनेटेड है उसी में तो ऐसे पॉइंट्स है ना जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है। तो देखो माइलिनेटेड न्यूरॉन में जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है उसको हम क्या बुलाते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। So, NPR. नोट्स रणवीर, ना रणवीर सिंह अकेला है, अकेले काफी है। तो नोट्स और रणवीर आपको यहीं देखने को मिलेंगे माइलिनेटेड में। नॉन माइलिनेटेड में रणवीर कहाँ है? बेचारा तो पूरा ही नंगू खड़ा है। तो यहाँ पे नोट्स ऑफ रणवीर नहीं बनते हैं, ठीक है। मिलते कहाँ है ज्यादा? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आपको मिलते हैं कहाँ? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। देख लो ऐसे जतिन राजा बेटा बन के बैठा है, तो पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड है। मतलब मेरे हाथों पैरों के सारे न्यूरॉन्स में बढ़िया तरीके से कपड़े पहने हैं, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आपको नॉन माइलिनेटेड भी मिलते हैं और आपको सॉरी बोलूँ मैं, हाँ, नॉन माइलिनेटेड आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मिलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको सिर्फ माइलिनेटेड मिलते हैं, नॉन माइलिनेटेड नहीं मिलते। तो ये आएगा नीट का क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो वैसे फैल के बैठे हो ना, तो यहाँ पे सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन है, नंगू पुंगू कोई नहीं है। कितनी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ बोलो बोलो। PNS में ज्यादा मिलेंगे ये वाले ना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दैट डिपेंड्स। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन तुझे इतना याद रखना है कि माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड आपको सेंटर उसमें, सॉरी यार, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड नहीं nervous मिलेंगे। ओके हाँ मैम। हाँ, नंबर का उसमें मत जाइयो, नंबर वेरी कर सकता है, ठीक है। चलो ओके मैम। यस मैम। आ जाओ आप। इतना सारा सोचो पढ़ो, इतना सारा पढ़ना है, ये छोटा छोटा है, रिलैक्स। देखो स्ट्रक्चरल के बेस पे क्लासिफिकेशन करूँ तो कुछ ना स्ट्रक्चर हमेशा से तंग करते आए हैं, उनकी बात यहाँ लिखी है। मैं थक गई थी लिखते लिखते तो मैंने ये ऐसे कर लिया, ठीक है। तुम बाद में लिख लेना। देखो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करूँ कि सेल के प्रोसेसेस के बेस पे डिस्क्राइब करूँ। यार न्यूरॉन है, न्यूरॉन में प्रोसेस का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? ये बात, न्यूरॉन प्रोसेसेस क्या होते हैं?
अच्छा एक न्यूरॉन किससे किससे मिलकर बना है? मेन 2 चीजें। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। What do you And feel? axon. इसके डेंड्राइट्स इसका प्रोसेस है और इसके एक्सॉन, ठीक है, यही इसका प्रोसेस है। तो न्यूरॉन के प्रोसेस के बेस पे डिपेंड कर क्लासिफाई कर दूं तो क्या होगा, मुझे देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं लिखी है, हेडिंग तुम मुझे बताओगे। देखो हर किसी में एक्सॉन तो हमारे पास एक ही होगा, ठीक है, तो हर एग्जाम्पल में एक्सॉन तो एक ही होगा। अब किसी किसी में ऐसे न्यूरॉन है जिनके पास डेंड्राइट ही नहीं है, सिर्फ ऐसे गोलू है, ठीक है, मतलब उनके से बाल नहीं उड़े हुए सूरज की किरणों की तरह। कुछ ऐसे है जिनके पास तुमको बस एक ही डेंड्राइट दिख रहा है, और कुछ ऐसे है जिसके बाद तुम्हें भरा हुआ डेंड्राइट दिख रहा है। तो मुझे बताओ ये वाला कौन सा था जिसको हम पढ़ रहे थे? बहुत सारे बालों वाला। बहुत सारे बालों वाला है ना, इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, सारे बाल ऐसे खड़े हो गए, ठीक है है ना? Yes, ma'am. देखा, अब इसी चीज को समझ लेते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक्सॉन एंड डेंड्राइट फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल प्रोसेस, तो जिसमें तुमको सिंगल प्रोसेस मिल रहा है, मतलब तुमको ऐसा लग रहा है एक ही एक्सॉन है और उसी की मॉडिफिकेशन से एक ही डेंड्राइट बन रहा है, ठीक है। तो इन वाले न्यूरॉन्स को हम क्या बुलाते हैं? इन वाले न्यूरॉन्स को, एक तो इनका दूसरा नाम है सूडो यूनिपोलर, या फिर हम इनको बुलाते हैं यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन, और इन्हीं को सूडो न्यूरिपोलर भी बुलाते हैं, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, टेंशन ना लो, हो जाएगा। बस याद रखना डेंड्राइट भी इनका ऐसा लगता है कि एक ही एक्सॉन है, क्योंकि एक्सॉन सब में होगा। ऐसा लगता है कि सेल बॉडी के ऊपर ना एक्सॉन निकला और एक्सॉन की मॉडिफिकेशन से डेंड्राइट बन गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल न्यूरॉन है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो इतना सिंपल न्यूरॉन मेरी बॉडी में तो टिक नहीं पाएगा, मेरी बॉडी तो कॉम्प्लेक्स है, राइट। हम तो ह्यूमन है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, जब मदर की वूम में होते हैं, तब हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है, ओके, पैदा होने के बाद भी होता है। इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. क्या है? AKA क्या अच्छा, ऑल्सो नोन एज, हक्का नहीं पता तुझे फुल फॉर्म है? ऑल्सो नोन एज, ओके, yes ma'am. डन। कोई बात नहीं, पिक्चरों में सुना मैंने भी, बोले तो ऐसे करके। हाँ मनीषा, बोल बोल बोल। मैम जब हम बड़े होते तो हमारा ब्रेन डेवलप होता रहता है, ओल्ड एज में भी डेवलप होता रहता है। नहीं, ओल्ड एज में तो नहीं डेवलप होता, अब तो थोड़ा सा डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो रहे होते हैं, स्पेशली 5 इयर्स की एज तक, तब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। कब तक होती है वो? वैसे मेजर डेवलपमेंट 5 की एज तक होती है, लेकिन ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी शो करता है, न्यू कनेक्शंस बनाने के काबिलियत रखता है। तो अगर आप एक्टिविटीज़ करते रहते हो तो आपका ब्रेन और ज़्यादा शार्प होता चला जाता है। जैसे आप न्यू लैंग्वेज सीखते हो, या आप कोई चीज़ को जैसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब मैंने तुमसे कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन पूछा, तुमने उसको याद करने की कोशिश करी, जाके कॉपी में नहीं ढूंढा, जब तुम याद करने की कोशिश करो ब्रेन डेवलप होता है। मैं राइट हैंडेड हूँ, है ना, तो मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड कंट्रोल करता है, ये पता है ना, एक हेमिस्फेयर दूसरा बॉडी का, मतलब लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट साइड को कंट्रोल ma'am. करता है ना। Yes, ma'am. तो अगर मैं वैसे तो यही हाथ यूज करती हूँ, तो मेरा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में लेफ्ट हैंड यूज करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा राइट साइड भी ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो ऐसे भी आप अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हो, जो आपको डोमिनेट हाथ है, आप दूसरा हाथ भी यूज करो, आपका दूसरा साइड ऑफ द ब्रेन शार्प होगा। या आप कोई लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज सीखने से सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलप होता है। या मेडिटेशन करो तो ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। सो ब्रेन शो न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो ऐसा होता है। आओ भाई यूनिपोलर, ये देखो सेल बॉडी, ये रहा एक एक्सॉन, ये एक्सॉन ही है। तो यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल बना रहा है और दूसरी तरफ पे डेंड्राइट्स डेवलप कर रहे हैं, तो एक्सॉन से ही निकल रहे हैं ये, ठीक है। तो ऐसे वाले को हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन बताए क्या पूछेंगे, ये मिलता कहाँ है? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मिलता है, ये याद रहेगा, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। यूनिपोलर देख लिया। नेक्स्ट देखो, इसमें है, नेक्स्ट वाले में है 2 सेल प्रोसेसेस, एक एक्सॉन है और एक मेन डेंड्राइट है। वो कह रहा है एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होगा, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? एक Bipolar. एक्सॉन एक डेंड्राइट, तो बाइपोलर ना, 2 प्रोसेसेस है उसके पास, Yes, बाइपोलर। ma'am. क्वेश्चन क्या पूछेगा वो यस तुमसे, मैम। इसमें क्या मिलता है और ये कहाँ मिलता है? एक मिलता है ये तुम्हें अपनी रेटिना में, आंख होती है ना, आंख के पीछे की लेयर को रेटिना बोलते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, Yes, ma'am. यहाँ मिलता है। आपको अपने इनर ईयर में मिलता है। इनर ईयर वो होता है ना जहाँ पे
सारा साउंड का प्रोसेस होता है, इनर ईयर। और एक ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन। ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन कौन सा होता है? जो स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है। तो जो स्मेल को डिटेक्ट करके ब्रेन में न्यूरॉन प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज बाइपोलर इन नेचर। ओके, कौन सा Yes, पार्ट होता है ma'am. ऑल्फैक्शन से रिलेटेड? Nose. ब्रेन के अंदर बावली, ये तो मुझे भी पता है, नोट से ही सूंघते हैं। क्या पूछा आपने? ब्रेन में कौन सा रीजन होता है जो स्मेल को डिटेक्ट करता है? चल बताइए मेरे को कल है। आइदर Sensory nervous system. बेटा, ब्रेन में इतने सारे पार्ट थे ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, हाइपोथैलेमस। अब ये देख, अच्छा चल पिक्चर देख ले। ये सेल बॉडी, इस तरफ एक्सॉन निकला, ठीक है। देख इसमें सेल बॉडी यहाँ थी ना, तो ये पूरा एक्सॉन कंसीडर हुआ था। ध्यान से देखना ये बात, ये समझ नहीं आती है फिर तुम परेशान होंगे। ये सेल बॉडी से ये पूरा का पूरा एक्सॉन ही निकला है, जिसमें से एक पार्ट ने मॉडिफाई होकर डेंड्राइट बनाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, सेल बॉडी एक तरफ अलग ब्रांच है, एक तरफ अलग ब्रांच है। तो ये एक ब्रांच है जो एक्सॉन का काम कर रही है, और ये दूसरी ब्रांच है डेंड्राइट का काम कर रही है। फिर डेंड्राइट में आगे जाके बहुत सारे ये टूट गए हैं, और आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये बहुत सारे डेंड्राइट्स नहीं है, डेंड्राइट्स आप यहाँ से काउंट करोगे। जो सेल बॉडी से एक बाहर निकला है वो सिर्फ एक ही प्रोसेस है। तो एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, इसे हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। इतनी बात क्लियर? हाँ ऋषिका, राइट, Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. अब देखो कहाँ मिलता है तुम्हें, रेटिना, इनर आई और ऑल्फैक्शन में। तो कहीं ना कहीं आंखों से, कान से और सूंघने से रिलेटेड है ना। कितना पास पास है, देखो ट्रायंगल बन गया। बाइपोलर ये वाला है, ठीक है। अब जो हम हमेशा से डायग्राम पढ़ते हैं मल्टीपोलर, उसमें मल्टीपल सेल प्रोसेसेस होते हैं। एक्सॉन एक ही होता है, देखो सब में एक्सॉन एक है, लेकिन बहुत सारे डेंड्राइट है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऐसे ही होते हैं। दिमाग भरा पड़ा है, बॉडी भरी पड़ी है, ठीक है। इसकी लोकेशन नहीं पूछेंगे, इन दोनों की पूछेंगे। जनरली वो तुमसे रेटिना वाली क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ओके डन। Okay, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक बार फिर से बता दोगे? हाँ, यूनिपोलर देख अनीश, यहाँ पर देख, यूनिपोलर में ये सेल बॉडी है। देख डेंड्राइट कैसा होता है, डेंड्राइट और एक्सॉन का फर्क क्या है। एक तरफ एक्सॉन होगा, अगर ये सेल बॉडी है तो एक तरफ एक्सॉन होना चाहिए और एक तरफ डेंड्राइट होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे होते हैं ये। लेकिन अगर तू यूनिपोलर को देखेगा ना ध्यान से, तो देख यहाँ पर सेल बॉडी है और उससे एक ही प्रोसेस निकल रहा है, ये वाला, और वो क्या बना रहा है, एक्सॉन। अब इस डायरेक्शन में उसने एक्सॉन भेज दिया और इस डायरेक्शन में उसने डेंड्राइट बना दिया मॉडिफाई करके, ठीक है। लेकिन हमारी सेल बॉडी से प्रोसेस तो एक ही निकला है ना, ये वाला। तो इसलिए हम कहते हैं ये यूनिपोलर है, किसी एक ही प्रोसेस निकलता है, दैट इज एक्सॉन। डेंड्राइट से निकलता ही नहीं है। एक्सॉन की ही मॉडिफिकेशन से डेंड्राइट्स बन जाते हैं। बात समझ आई? और मैम मल्टीपोलर में क्या बताया? मल्टीपोलर में एक्सॉन निकल गया, ठीक है। एक्सॉन से एक तरफ एक्सॉन निकल रहा है सेल बॉडी से, और यहाँ पे देख ये एक डेंड्राइट, ये दो डेंड्राइट, ये तीन डेंड्राइट, चार डेंड्राइट। तो मल्टीपोलर में एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स। तो जो को प्रोसेस देखना है ना, डेंड्राइट कहाँ से निकला है, तो सर्कल के पास से जो लाइन निकल रही है ना, दिस इज अ डेंड्राइट एक। फिर यहाँ से एक और डेंड्राइट, फिर एक और डेंड्राइट, फिर आगे उसकी ब्रांचिंग वो अलग होती है। मैं डेंड्राइट यहाँ पर काउंट करती हूँ इसे, ये जो निकला है। समझ आई? डन मैम। ठीक है। ये यूनिपोलर वाला यार हर बार तंग करता है, मुझे बहुत टाइम लगा था समझने में। मेरे को हमेशा लगता था कि दिख तो रहा है डेंड्राइट, ये क्यों इसको यूनिपोलर बोलते हैं। आई होप तेको समझ आ गया है, आ गया ना? यस मैम, क्लियर है। अब देखो इसमें एक स्पेशल वाली बात है, कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स है, शायद पुरकिंजी सेल्स पे तुमसे पूछ ले। एक पुरकिंजी फाइबर कहाँ पड़ा था? पुरकिंजी फाइबर है, 12 बोल। हार्ट के अंदर पड़ा था। Yes, ma'am. हाँ, तो पुरकिंजी फाइबर से कंफ्यूज मत होना, वो ध्यान से देख लेना। वो पूछ रहा है पुरकिंजी सेल, और कहीं हार्ट मत लिखा ना, एग्जामिनर ने कहेगा हाँ मेरे चंगुल में फंस गया, है ना। तो पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं जो दिल के अंदर थे, है ना। दिल के अंदर वो फाइबर पड़े थे जो वेंट्रिकल में सारा सिग्नल भेज रहे थे। अब अगर तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है तो देख लेना डायग्राम, बहुत ईजी है वो। पुरकिंजी सेल्स होते हैं जो आपको मिलते हैं आपके सेरिबेलम में। सेरिबेलम क्या होता है, कौन से ब्रेन का पार्ट है? And brain. माइंड ब्रेन का पार्ट है। कैसा दिखता है? Ma'am, गोभी के गोभी फूल। के फूल. गोभी के फूल देता है। और एक सेरिबेलम को दूसरे सेरिबेलम से कनेक्ट कौन करता है? आई डोंट कॉर्पस लाइक कैलोसम।
कॉर्पस कैलोजम, अच्छा सेरिबेलम को करता है। तो बेटे लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम को कौन कनेक्ट करता है? तू खुद जाके कनेक्ट करता है हाथों पैरों से, हैं? कॉर्पस कैलोजम है बे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये आसपास वॉर्म्स आते हैं ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ याद आया? अच्छा अच्छा अच्छा, संडे था तो सोचा रिवाइज क्यों करेंगे, है ना? टीवी कौन देखेगा, पापा? वर्मिक्स था शायद, याद आया? वर्मिस। बताऊं तुझे मैं, है स्मार्ट बनता है। नो मैम, मैम आपने बोल दिया था ना। तो ये तुम्हारे सेरिबेलम में मिलता है एक न्यूरॉन जिसका नाम है पुरकिंजी सेल। इसकी जी खास सर। बात क्या है? ये रही इसकी सेल बॉडी, इसके डेंड्राइट दिख रहे हैं तुमको कितने बड़े हैं? ऐसा लग रहा है कोई लीफ है Yes, बहुत ma'am. बड़ा सा, है ना? तो सारे इसके डेंड्राइट्स हैं, मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं। और एक और होता है पिरामिडल सेल। देखो ये भी न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है, ठीक है? एक्सॉन आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, नीचे एक्सॉन जा रहा है उसका, लेकिन इसके डेंड्राइट का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, ठीक है? तो एक तो ये हो गया पुरकिंजी सेल, और एक और सेल होता है जिसे कहते हैं पिरामिडल सेल। पिरामिडल सेल इज ऑल्सो न्यूरॉन, स्पेशल न्यूरॉन जो आपको मिलता है सेरिबल कॉर्टेक्स में। सेरिबल कॉर्टेक्स का क्या मतलब है? सेरिब्रम में जो कॉर्टेक्स रीजन था, आउटर कॉर्टेक्स ना, ये वाले रीजन में मिलेगा तुझे। ये याद समझ आया? यहाँ Yes, मिलेगा। ma'am. इसे हम कहते हैं पिरामिडल सेल। पता है क्यों? क्योंकि पिरामिड जैसी है। देखो इसकी सेल बॉडी पिरामिड जैसी होती है, ऐसे दिखती है आपको, दिख रही है? Yes, ma'am. Yes. यस। तो ये इसकी सेल बॉडी है, पिरामिड की तरह गोलू नहीं होती। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. नर्व कंडक्शन आज मैं करा नहीं पाई, इस चीज़ का मुझे दुख है। टाइम हो गया तुम्हारा लेक्चर में ना, मैम उल्टी भी नहीं। मैम लास्ट स्लाइड एक बार रिपीट कर दो। ये वाली यस मैम। बेटा, जो ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा होता है ना, जो तुम मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रही थी, अगर मेरे सामने हो तो मैं यही लगाती। ये वाला हिस्सा होता है सेरिबेलम। तो जहाँ पे सेरिबेलम होता है ना, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स पे बहुत बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड डेंड्राइट्स होते हैं, मॉडिफाइड डेंड्राइट्स। तो ये वैसे वाले न्यूरॉन्स हैं जो तुम्हें और देखने को नहीं मिलते, ये यही मिलते हैं। इन न्यूरॉन्स का स्पेशल नाम है, इन्हें हम कहते हैं पुरकिंजी सेल्स, ठीक है? ठीक है। और यस मैम। हमारा जो ब्रेन होता है, ये वाला हिस्सा है जो ब्रेन का, सेरिब्रम है ना ये, तो सेरिब्रम की जो बिल्कुल आउटर साइड होती है उसको हम बुलाते हैं सेरिबल कॉर्टेक्स। तो सेरिबल कॉर्टेक्स में भी एक स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स मिलते हैं तेरे को, जिसमें सेल बॉडी सर्कल नहीं होती जैसे मैं ऐसी बनाती हूँ ना हर बार, लेकिन ऐसी नहीं होती, उसमें सेल बॉडी पिरामिडल शेप की होती है। तो इस वाले न्यूरॉन को हम बोलते हैं पिरामिडल सेल्स, और सेरिबल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। और देखो इसकी सेल बॉडी देख, पिरामिड की तरह दिख रही है ना? तो इसलिए इन्हें पिरामिडल यस सेल्स, मैम। ठीक है? ये बड़ा है मैंने। मैम हाँ ये हिम्मत। पुरकिंजी यूनिपोलर हुआ ना? हम्म, पुरकिंजी सेल जो है यूनि हुए। यूनिपोलर क्यों हो गए? मैम सेल बॉडी से एक डेंड्राइट निकल रहा तो हाँ यार, बात तो सही है तेरी, एक सेकंड। नहीं यार, ऐसे नहीं कह सकती मैं, क्योंकि हो सकता है ना इसकी इसकी स्टेनिंग सही से ना हुई हो, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ऐसे नहीं कह सकती, स्टेनिंग कभी कभार ऊपर नीचे होती है तो पता नहीं चलता, ठीक है? चेक करके बताऊंगी मैं तेको, ओके? ओके मैम। हाँ हाँ बेटा, बोल, पीछे क्या बोल रही थी? मैं भी यही पूछ रही थी। हाँ, नहीं नहीं, एक बार, नहीं नहीं, स्टेनिंग क्या होता है ना, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं हम फोकस ऊपर नीचे कर लेते हैं, ऐसा ना हो ये फोकस सही से ना हो। और मुझे ऐसे याद नहीं है यूनिपोलर, ये यूनिपोलर नहीं होंगे क्योंकि एडवांस ब्रेन में यूनिपोलर होते नहीं है, होने नहीं चाहिए ये मेरे हिसाब से, तो ये मल्टीपोलर होनी चाहिए। तो मैं फिर भी एक बार चेक करके देखूंगी इसे, ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे बहुत यस दुख है, मैम।